डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम प्राण के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्राण का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है और शरीर के एंटीरियर सिरे से पोस्टीरियर सिरे तक ये फैली रहती है। अब एलिमेंट्री कैनाल को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो अग्रांत या फोरगट जिसको कहते हैं, या स्टोमोडियम उसको कहते हैं, मिडगट या मध्यांत मीजेंट्रॉन, और पश्चांत या हाइंडगट या प्रोक्टोडियम। ये तीन पार्ट में हम एलिमेंट्री कैनाल को बांट सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो अग्र और पश्चांत वाला जो भाग होता है वो इंटीमा के द्वारा आश्रित होता है, क्यूटिकल का एक आवरण होता है, उसके द्वारा आश्रित रहता है, और जो कि एक्टोडर्म के द्वारा स्रावित होता है। और जो मिडगट है वो एंडोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है। एंडोडर्म का जो आंतरिक पार्ट है वो एंडोडर्म के मिडगट का जो आंतरिक पार्ट है वो एंडोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है। अग्रांत में जो है मुख, गुहा, ग्रेसिका और आमाशय, ये चार पार्ट इसके अंदर आते हैं। हम इसका डायग्राम देखते हैं कि प्राण की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका डायग्राम हम देखें तो अग्र भाग पर इसमें जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें माउथ पाया जाता, मुख पाया जाता है। अग्र सिरे के जो मध्य अधर सतह होती है उस पर अनुप्रस्थ दरार के रूप में ये माउथ पाया जाता है, और ये तीसरे और चौथे सेगमेंट के बीच में स्थित होता है। इसके मुख के आगे की तरफ एक ढालनुमी संरचना लेब्रम पाया जाता है, और पीछे की ओर जो है इसमें एक दोनों पार्श्व में जो है मैंडिबल के जो इंसाइजर प्रोसेस हैं वो पाए जाते हैं, और पीछे की तरफ इसमें लेबियम पाया जाता है। मुख एक छोटी गुहा में खुलता है जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं, और ये बकल कैविटी जो है पीछे की तरफ कंप्रेस्ड होती है और एक क्यूटिकल के आवरण के द्वारा ये आवृत रहती है। बकल कैविटी के अंदर भोजन को चबाने के लिए जो मैंडिबल के मोलर प्रोसेस हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, ये उस भोजन को टुकड़ों में चबाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट मुख गुहा के बाद में बकल कैविटी के बाद में ईसोफेगस आता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ईसोफेगस वाला पार्ट है, छोटी नलिका रूपी एक संरचना होती है, और ये जो आमाशय है उसमें ऊर्ध्वाधर रूप से वर्टिकल रूप से आमाशय में जाकर खुलती है। ईसोफेगर की जो दीवार होती है वो मोटी पेशी होती है, और इसमें चार बड़े लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं। ये फोल्ड्स जो है इस ईसोफेगस की दीवार में उभरे हुए रहते हैं, जिनमें से जो एंटीरियर फोल्ड आगे की तरफ, एक पोस्टीरियर फोल्ड होता है पीछे की तरफ, और दो इसमें लेटरल फोल्ड्स पाए जाते हैं। सबसे आगे का जो फोल्ड होता है वो छोटा होता है, और इसके अंदर जो ईसोफेगस है उसके अंदर क्यूटिकल का आवरण जो होता है उसके अंदर ब्रिसल्स पाए जाते हैं। ये छोटे जो ब्रिसल्स होते हैं वो भोजन को ईसोफेगस से आगे की तरफ खिसकाने का कार्य करते हैं, यानी कि जो स्टोमक होता है उसमें ईसोफेगस के द्वारा, ईसोफेगस के जो वलन होते हैं, ये ब्रिसल्स जो होते हैं ब्रश के समान, उनके द्वारा इस भोजन को आमाशय के अंदर आगे की तरफ खिसकाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमक, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी संरचना स्टोमक होती है, थैले समान संरचना होती है, जो कि सिफेलोथोरक्स वाले पूरे रीजन में फैली रहती है, और इसकी जो भित्ति रहती है वो क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है, और इसमें आमाशय के जो पार्श्व से वेंट्रल सरफेस एवं जो इसके पश्च भाग है वो हिपेटोपैनक्रेटिक ग्लैंड्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। स्टोमक का जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। आगे की तरफ का जो बड़ा भाग थैले के समान होता है उसको कार्डियक स्टोमक कहते हैं, और जो पीछे की ओर जो भाग होता है उसको पाइलोरिक स्टोमक या जठर निर्गमी आमाशय कहते हैं। सबसे पहले हम कार्डियक स्टोमक की बात करेंगे। कार्डियक स्टोमक जो होता है
ये मैंने आपको जो बताया अभी फोरगट को माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस और स्टोमक, इन तीनों में जो है, चारों में जो है बांटा गया है, उसका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो स्टोमक वाला पार्ट है, उस स्टोमक वाले पार्ट को हम अब इसमें जो इसका जो आवरण होता है, उसमें जो इंटरनल आवरण होता है वो तो इंटीमा का आवरण होता है। इसके अंदर वलन भी पाए जाते हैं, छोटे सूक भी पाए जाते हैं। इसकी भित्ति जो होती है, क्यूटिकल की प्लेट्स जो है इसके अंदर पाई जाती है। जो स्टोमक होता है, उस कार्डियक स्टोमक जो बड़ा वाला पार्ट है, और इसके अंदर क्यूटिकल से निर्मित कुछ प्लेट पाई जाती है। ये प्लेट इसको सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। कार्डियक स्टोमक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टोमक का सबसे बड़ा पार्ट है, उसको हम कार्डियक स्टोमक या जठरागमी आमाशय कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी प्लेट पाई जाती है, मैं आपको डायग्राम को जूम करके बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये आप देख रहे हैं कार्डियक स्टोमक का डायग्राम। और कार्डियक स्टोमक के डायग्राम के अंदर सबसे पहली प्लेट है सर्कुलर प्लेट। ये वृत्ताकार प्लेट होती है और जो ग्रसिका के छिद्र के सामने, जस्ट छिद्र के सामने पाई जाती है, और ये इसका अगला किनारा बनाती है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो सर्कुलर प्लेट है वो जो है सर्कुलर आकृति की होती है और जस्ट ईसोफेगस के पास वाले छिद्र पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट जो होती है लैंसियोलेट प्लेट या बल्लमाकार प्लेट जो होती है, आमाशय की छत पर एक वृत्ताकार प्लेट के पीछे की ओर ये लैंसियोलेट प्लेट पाई जाती है। नेक्स्ट हेस्टेड प्लेट या इसको कुंता प्लेट भी कहते हैं। ये हेस्टेड प्लेट जो है आमाशय के फर्श के मध्य में स्थित होती है, त्रिभुजाकार होती है और इसके मध्य भाग में जो है उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम मीडियन रिज कहते हैं। इसके दोनों तरफ जो है स्लोप पाया जाता है। इस प्लेट का जो पीछे का थोड़ा दबा हुआ पार्ट होता है वो त्रिभुजाकार होता है, जिस पर सूख की जो है घनी पंक्तियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप बीच में देख रहे हैं कि बीच में जो है छोटे जो ब्रिसल्स पाए जाते हैं, उनकी डेंस पंक्तियां पाई जाती है। और ये जो भाग है वो कार्डियोपाइलेरिक एपर्चर का अग्रवाल बनाता है। इसकी सारी सतह पर जो है सूख पाए जाते हैं। इसके दोनों किनारों पर सपोर्टिंग रोड भी पाई जाती है जो क्यूटिकल से निर्मित होती है। और ये रोड दोनों तरफ जो है एक इसके दोनों तरफ जो है ये जो रोड होती है उनके दोनों तरफ एक एक ग्रूड प्लेट पाई जाती है, खांच प्लेट जिसको कहते हैं, वो इसके दोनों तरफ पाई जाती है। नेक्स्ट प्लेट होती है वो ग्रूड प्लेट या खांच प्लेट होती है। ये खुली नाली के समान संरचना होती है जो पार्श्वी खांच भी कहलाती है। इसको हम लेटरल ग्रूव भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लेट है इसमें कॉम्ड प्लेट, कंकत प्लेट या कॉम प्लेट इसको हम कहते हैं। जो पार्श्वी खांच है उसके बाहरी जो किनारे होते हैं वहाँ पर ये कॉम प्लेट या पाई जाती है। इसके दोनों की जो कॉम प्लेट के अग्रभाग हैं वो आगे की तरफ मिल जाते हैं, लेकिन जो पीछे के जो पार्ट है उसमें ये एक दूसरे से अलग रहते हैं और एक्स के समान एक संरचना बनाते हैं, जिसमें कोमल सूख या कोमल ब्रिसल्स पाए जाते हैं। कोम प्लेट जो होती है वो पार्श्व खांचों को ढकी रहती है। इनके जो ब्रिसल्स होते हैं, लंबे सूख होते हैं, वो इनको ढके पार्श्व खांचों को ढके रहने का कार्य करते हैं। इसे पार कर ये जो है हेस्टेड प्लेट के जो लेटरल किनारे हैं वहाँ तक इनकी जो है सीमा होती है। इनके सूख जो होते हैं गतिशील होते हैं और प्राण में ये निरंतर गतिशील रहते हैं, ताकि जो भोजन है उसको लगातार पीसने का कार्य और आगे धकेलने का कार्य इस प्लेट के द्वारा किया जाता है। प्लेट के जो कार्डियक स्टोमक होता है उसकी पार्श्व भित्ति जो होती है वहाँ पर लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम गाइडिंग रिजेस कहते हैं। ये निदेशक कटक भी जो है कहलाते हैं। इसमें भोजन का जो कार्डियोपाइलोरिक जो छिद्र है उसको मार्ग का निर्देशन करते हैं। ये गाइडिंग रिज जो होती है, जो पाइलोरिक छिद्र होता है उसका निर्देशन करने का कार्य करते हैं। आगे की तरफ ये छोटे होते हैं और इसका पीछे की तरफ परिमाण बढ़ता जाता है और पीछे की ओर ये कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर जो होता है वहाँ पर लेटरल वाल्व जो है पाए जाते हैं, पार्श्व कपाट जो है पाए जाते हैं। कार्डियोपाइलोरिक एपर्चर जो पीछे की ओर जो आप देख रहे हैं एक्स के आकार की संरचना होती है और इस पर 4 वाल्व पाए जाते हैं। एक एंटीरियर वाल्व जो हेस्टेड प्लेट के पश्च भाग से, और जो पोस्टीरियर वाल्व होता है वो आमाशय की भित्ति के
अर्धचंद्राकार वलन से, और जो लेटरल वाल्व होते हैं वो गाइडिंग रिजेस से बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइलोरिक स्टमक की। ये जो कार्डियक स्टमक था उसके बाद में जो है हम अगर देखें तो पाइलोरिक स्टमक जो है आता है। पाइलोरिक स्टमक छोटा वाला पार्ट होता है जो कि पीछे की तरफ होता है, और ये छोटा संकीर्ण भाग होता है जिसको हम कार्डियक स्टमक के जस्ट पीछे वाला जो पार्ट होता है वो पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। इसकी दीवारें जो होती है पेशीय होती है, और भीतर की तरफ इसमें उभार पाए जाते हैं, जहाँ पर एक डंबल के शेप की जो है आकृति दिखाई देती है। ये आमाशय को दो असमान भागों में बांटे हुए रखती है। इनमें से जो बड़ा वाला पार्ट है वेंट्रल पार्ट, उसको हम वेंट्रल चैम्बर कहेंगे, और दूसरा जो छोटा पार्ट होता है उसको हम डोर्सल चैम्बर कहेंगे। यहाँ पे एक दोनों प्रकोष्ठ के बीच में एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर मार्ग जो है पाया जाता है, जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। वेंट्रल प्रकोष्ठ में क्यूटिकल का जो मध्यवर्ती क्षेत्र जो होता है उसमें कुछ उभार पाए जाते हैं जिनको मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस कहते हैं। इनकी वजह से जो वेंट्रल चैम्बर की जो कैविटी है दो लेटरल चैम्बर में विभक्त हो जाती है। वेंट्रल चैम्बर का जो फर्श होता है वो उल्टी वी की आकृति का होता है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम एक आधी पुस्तक को जो है खुले हुए रूप में देखते हैं। यहीं पे जो है हम एक फिल्टर एपरेटस के द्वारा ये भाग आच्छादित रहता है। इसमें रिजेस और ग्रूव्स पाई जाती हैं, जिसमें छोटे कंगे जैसी संरचना पाई जाती है, और उसमें सूक जो है हॉरिजेंटल रो में व्यवस्थित रहते हैं। वेंट्रल चैम्बर का दाईं और बाईं भित्ति पर भी जो है घने सूक पाए जाते हैं, और ये फिल्टर प्लेट के साथ मिलकर एक चलनी का निर्माण करते हैं, जैसे जो फिल्टर होता है उसका निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से हम जो पाइलोरिक स्टोमक है को इस भाग को हम फिल्टर एपरेटस कहते हैं। और ये फिल्टर एपरेटस जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं जिसमें यकृत और अग्नाशय जो कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसी की भांति ये कार्य करते हैं। यहाँ पर जो फिल्टर एपरेटस है उसके पीछे जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है उसका ओपनिंग पाया जाता है, और जिससे जो हिपेटोपेनक्रियाटिक जूस हैं वो आकर इनमें मिलते हैं। डोर्सल चैम्बर जो इसका होता है उसमें एक सीकम पाई जाती है जो मिडगट में जाकर खुलती है। मिडगट यहाँ पे मिडगट और जो ये डोर्सल चैम्बर है वहाँ पर इस जो छिद्र होता है उसकी सुरक्षा के लिए 3 लंबे ब्रिसल्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक मीडियन डोर्सल और 2 लेटरल जो है लंबे सूक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये भोजन को जो डोर्सल चैम्बर है उससे मीडियन जो आहारनाल है मध्यांतर है उसमें जाने देते हैं, लेकिन मध्यांतर से वापस डोर्सल चैम्बर की ओर आने से ये रोकते हैं। अगला भाग इसका है मिडगट, जो लंबा मध्यांतर का लंबा सकरा भाग होता है, नलिकाकार भाग होता है, जो उदर की पृष्ठ सतह से और उसके मध्य रेखा के बीच में छठे सेगमेंट तक जिसकी लंबाई रहती है। इनका आंतरिक स्तर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एंडोथीलियम के द्वारा आश्रित रहता है, और इसमें पश्च सिरे पर जो है अनेक अनुदैर्ध्य वलन भी पाए जाते हैं। ये गुहा बहुत सक्रिय प्रकार की होती है। इसके बाद में है हाइंडगट, पश्चांतर जिसको हम कहते हैं, आहारनाल का सबसे छोटा भाग होता है और ये मिडगट से लेकर एनस तक फैला हुआ रहता है। यहाँ पे पश्चांतर के अंदर जो आवरण जो होता है वही क्यूटिकल का आवरण होता है, और ये आगे की तरफ जो है मोटे पेशीय संरचना के रूप में फूली हुई रहती है जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल बल्ब, और पीछे की तरफ ये रेक्टम पाया जाता है, मलाशय जिसको कहते हैं। मलाशय एक सक्रिय और नलिकाकार संरचना होती है जो एनएस के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। इसमें भी रेक्टम के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स पाए जाते हैं, ये एक दरारनुमा संरचना के द्वारा बाहर खुलते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये तो हम बात कर चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट हैं उनको हम बात कर चुके हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसको कहेंगे हम हिपेटोपेनक्रिया। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो स्टोमक का बाहरी आवरण रहता है, यानी कि जो सिफेलोथोरैक्स के निचले वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे स्टोमक है, और स्टोमक के ऊपर का जो
पार्ट होता है उसमें एक द्विपालित नारंगी रंग की संरचना पाई जाती है, ग्लैंडुलर होती है। ये पूरे आमाशय में जो है ऊपर फैली हुई रहती है, आमाशय के पार्श्व भाग से लेकर अधर और पश्च भाग को घेरे हुए रहती है। अगर हम इसका डेवलपमेंट की दृष्टि से इसको हम देखें तो जो हिपेटोपैनक्रियाज है वो मध्यांतर की आउटग्रोथ से निकली हुई जो बहिर्वेदियाँ हैं उनसे ये इसका निर्माण होता है। ये आउटग्रोथ जो है हिपेटिक सिका बनाती है और इसमें असंख्य जो रेसिमोज रूप से शाखित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है और ये नलिकाकार संरचनाएं जो है उपकला पेशी कोशिकाओं के द्वारा एपिथेलियम के द्वारा आश्रित रहती है। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, हिपेटिक सेल्स, एंजाइमेटिक सेल्स और रिप्लेसिंग सेल्स। यहाँ पे छोटी जो नलिकाएं होती है आपस में मिलकर बड़ी नलिकाओं का निर्माण करती है और ये बड़ी नलिकाएं हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का रूप ले लेती हैं। ये हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है यहाँ से एक पाइलोरिक स्टोमक के अंदर फिल्टर एपरेटस के पीछे तक जाकर ये खुलती है। हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं उनमें यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत के समान डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करती है। इसमें जो पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है और ये लीवर की तरह ग्लाइकोजन और कैल्शियम और जो फैट होती है उसका संग्रहण करने का कार्य भी करती है। नेक्स्ट अब अगर हम देखते हैं तो अगर मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इसको देखें तो जो टोटल न्यूट्रिशन के अंदर जो है 3 स्टेज इन्वॉल्व होती है, एक इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन। इंजेशन के बारे में जैसे हम बताएं कि भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राण होता है ओमनिवरस प्राणी होता है और वो जल से अपने भोजन जैसे एक्वेटिक प्लांट है, शैवाल है, मोस है, स्मॉल इंसेक्ट है, डाइटम्स हैं और छोटे स्नेल्स हैं या टेडपोल हैं, छोटी मछलियाँ हैं या डेब्रिस है, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नॉक्टर्नल प्राणी है, भोजन की खोज के लिए रात्रि में निकलता है और अपना जो उपांग है, अपेंडिजेज होते हैं, 3rd पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड्स और किलेटिंग लेग्स जो होती है उनकी सहायता से भोजन को पकड़कर मुख तक लाता है। वहाँ से जो 2nd पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड्स होती है वो उनको मुख में डालने का कार्य करता है। मुख के अंदर मैंडिबल के इंसाइजर प्रोसेस होते हैं जो उसको भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करते हैं। वहाँ पे मैंडिबल के जो मोलर प्रोसेस हैं वो मोलर प्रोसेस भोजन को पीसने का कार्य करते हैं और ये जो पिसा हुआ भोजन है वो ईसोफेगस मार्ग से जो कार्डियक स्टोमक है उसके अंदर चला जाता है। कार्डियक स्टोमक के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि भोजन के छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ग्रसिका से होते हुए और हिपेटोपैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसके सिक्रेशन से पाइलोरिक स्टोमक में आता है। पाइलोरिक स्टोमक से जो भोजन जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो आपस में भोजन के साथ मिल जाते हैं और जो स्टोमक की संकुचन और प्रसारण की जो गति होती है वहाँ उसको अच्छी तरह मथा जाता है भोजन को और मथने के लिए इसलिए मथा जाता है कि उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रॉपर ढंग से कार्य कर सके। फिर ये भोजन जो है हेस्टेड प्लेट से होकर गुजरता है तो जो कॉम प्लेट होती है उस पर जो मूवेबल सूप पाए जाते हैं, गतिशील सूप पाए जाते हैं, वो इन भोजन के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ से जो अर्धपचित या अर्धतरल जो भोजन होता है वो कॉम प्लेट के सूकों द्वारा छानकर जो पार्श्वी खांचों में चला जाता है और वहाँ से कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर के द्वारा पाइलोरिक स्टमक के जो वेंट्रल चैम्बर है उसके अंदर आ जाता है। पाइलोरिक स्टोमक के वेंट्रल चैम्बर में फिल्टर एपरेटस के द्वारा इसको छाना जाता है और फिर जो पचित भोजन होता है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स के द्वारा हिपेटोपैनक्रियाज में ले जाया जाता है। यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है और उसके बाद में जो बिना पचा हुआ जो भोजन है उन ब्रिसल्स की सहायता से पाइलोरिक स्टोमक के डोर्सल चैम्बर में पहुँचा दिया जाता है। यहाँ पे डोर्सल चैम्बर से फिर ये मिडगट में भेजा जाता है। मिडगट के अंदर में इसके पुनः अवशोषण होता है और जो शेष पदार्थ जो अपचित पदार्थ होते हैं उनको मलाशय में एकत्रित किया जाता है, जहाँ पे फिर इसका जल जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण करके मल को शुष्क फॉर्म में एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई जो डाइजेशन की क्रिया थी।
थैंक यू।